नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी अड्डा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री का निचोड़ लेकर आए हैं, जो हमारे समसामयिक घटना चक्र की पुस्तक होती है। दोस्तों, उसमें हम हिस्ट्री की मास्टर वीडियो लेकर आए हैं। और दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वीडियो डिटेल में समझाई गई है, इसलिए लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पाषाण काल से शुरुआत हो रही है। दोस्तों, पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। सर्वप्रथम नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हुई थी। मानव द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला अन्न कौन था? जौ था। भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य नर्मदा घाटी, जो कि मध्य प्रदेश में मिलता है। हमारे मेहरगढ़ से जो है प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण प्राप्त होते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो लहुरा देव से प्राप्त होता है। भीमबेटका हमारी किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये शैल चित्रों के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ से प्राप्त होता है? बुर्ज होम से। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? बुर्ज होम से प्राप्त होते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। अब दोस्तों, कुछ धातु और उसकी प्राप्ति स्थान देखेंगे। जैसे कि हमारा तांबा, ये हमारा खेतड़ी और बलूचिस्तान से प्राप्त हुआ है। लाजवर्द ये हमारा अफगानिस्तान से प्राप्त होता है। फिरोजा टिन, ये हमारा ईरान से प्राप्त होता है। आगे है चांदी, जो कि राजस्थान की जावर एवं अजमेर की खानों से प्राप्त होता है और अफगानिस्तान और ईरान से भी प्राप्त होता है। सीसा हमारा अफगानिस्तान से प्राप्त होता है। शिलाजीत ये हिमालय से प्राप्त होता है। गोमेद गुजरात से प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित थी? तो हड़प्पा की सभ्यता से हमारी सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित थी। सिंधु घाटी सभ्यता को ऐतिहासिक युग के संबंध में माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो लाल रंग का प्रयोग हुआ है। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीन साक्ष्य हमारी हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त होता है। आगे है जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त होता है। संध्या सभ्यता का बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और उसके खोजकर्ता। प्रमुख स्थल जैसे कि हमारा हड़प्पा सभ्यता, इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज ये राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। रोपड़ को यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में खोजा था। लोथल SR राव ने 1954 में खोजा था। कालीबंगा को बीबी लाल ने 1961 में खोजा था। रंगपुर MS वत्स ने 1931 से 53 के बीच खोजा था। चनहुदड़ो NG मजूमदार ने 1931 में खोजा था। सुरकोतड़ा को JP जोशी ने 1964 में खोजा था। बनवाली RS बिष्ट ने 1973 में खोजा था। आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में खोजा था। कोटदीजी को फजल अहमद खान ने 1953 में खोजा था। सुतकांगेडोर को RL स्टाइन ने 1957 में खोजा था। मांडा, जो कि JP जोशी द्वारा 1982 में खोजा गया। बालाकोट जॉर्ज F डेल्स ने 1979-81 में खोजा था। धौलावीरा JP जोशी ने 1967-68 में खोजा था। मिताथल सूरजभान ने 1968 में
और राखीगढ़ी को सूरजभान ने ही 1969 में खोजा। हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे कुछ नगर, जैसे हड़प्पा हमारी रावी नदी के तट पर थी, मोहनजोदड़ो हमारा सिंधु नदी के तट पर था, रोपड़ सतलज नदी के तट पर था, कालीबंगा घग्घर नदी के तट पर थी, लोथल भोगवा नदी के तट पर था, सुतकांगेडोर दस्क नदी के तट पर था, सोतकागोह सादिकौर नदी के तट पर था, आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर, रंगपुर मादर नदी के तट पर था, कोटदीजी सिंधु सभ्यता के तट पर था, सिंधु नदी के तट पर था, कुड़ाल सरस्वती नदी के तट पर, चनहुदड़ो सिंधु नदी के तट पर, बनवाली सरस्वती नदी के तट पर, माड़ा चिनाब नदी के तट पर, भगवानपुरा सरस्वती नदी के तट पर, दाइमाबाद प्रवरा नदी के तट पर, आमरी सिंधु घाटी सिंधु नदी के तट पर, राखीगढ़ी घग्घर नदी के तट पर थी। अब हम आगे कुछ तथ्य फिर जानेंगे, जैसे कि लोथल जो है हमारा हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था। कौन था? लोथल हमारा हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल हमारा राखीगढ़ी है। सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग पशु पक्षी की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोजने में राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। कब? हड़प्पा सभ्यता में मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में बांध का साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त होता है। अब हम जानेंगे वैदिक काल के बारे में। आर्य शब्द का आशय श्रेष्ठ वंश से है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। अथर्ववेद में जादुई भाषा और वशीकरण का वर्णन है। ऋग्वेद में कुल 1028 ऋचाएँ हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधाओं का उल्लेख यजुर्वेद से प्राप्त होता है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णन सिंधु नदी का प्राप्त होता है। वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग गले के आभूषण के लिए किया जाता था। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म प्रकृति पूजा और यज्ञ था। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य आधार शिकार था। सर्वाधिक सूक्त हमारे 250 जो कि इंद्र को समर्पित किया गया है। कब? कहाँ? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के द्वितीय सर्वाधिक सूक्त 200 जो कि अग्नि से संबंधित है। पूर्व वैदिक आर्यों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र थे। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और ऋग्वेद में पुराणों की संख्या कुल 18 है और सत्यमेव जयते हमारे मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद में गाय को अघन्या माना गया है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध के गुरु अलार कलाम जिसे सांख्य दर्शन कहा जाता था। कौन थे गौतम बुद्ध के गुरु? अलार कलाम थे। आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है, सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया निरंजना नदी पर स्थित है। अष्टांग मार्ग का संबंध बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बौद्ध ग्रंथों में संघ के नियम विनय पिटक से प्राप्त होते हैं। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। अब हम कुछ महाजनपद और उसकी राजधानियां देखेंगे। हमारा अंग महाजनपद, इसकी राजधानी थी चंपा। मगध, इसकी राजधानी थी राजगृह, जिसे गिरिब्रज भी कहा जाता है। काशी, वाराणसी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। वज्जी की राजधानी हमारी वैशाली थी। कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी। अवंती की उज्जैन माहिष्मति थी। मल्ल की राजधानी कुशावती, पावा और कुशीनारा थी। पांचाल की राजधानी अहिछत्र कांपिल्य थी। चेद की राजधानी शक्तिमती थी। कुरु की इंद्रप्रस्थ थी। मत्स्य की विराटनगर थी।
कंबोज की राजधानी हाटक थी। सूरसेन का राजधानी मथुरा थी। अस्मक पोतन थी इसकी राजधानी। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था। 4 आर्य सत्य का संबंध बौद्ध धर्म से है। 4 आर्य सत्य का संबंध बौद्ध धर्म से है। बौद्ध संगीतियाँ। दोस्तों, पहली बौद्ध संगीति थी जिसे हम लोग प्रथम बौद्ध समिति कहते हैं। 483 ईसा पूर्व में स्थान राजगिरी सप्तपर्णी के गुफा में, और उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासक था अजातशत्रु। द्वितीय संगीति दोस्तों 383 ईसा पूर्व में वैशाली के स्थान पर सुबुकाबी द्वारा कालाशोक उस समय शासक था। तृतीय संगीति 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र नामक स्थान पर, और उसके अध्यक्ष थे मोगलिपुत्र तिस, और उस समय शासक था अशोक। चतुर्थ संगीति दोस्तों 1002 ईस्वी में कश्मीर कुंडलवन नामक स्थान पर, और उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, जो कि कनिष्क के शासन काल में हुई थी। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं। आचार्य महावीर स्वामी का जन्म, जिसे हम लोग ऋषभदेव को हम लोग महावीर स्वामी के नाम से जानते हैं, और महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर 24वें तीर्थंकर थे। कौन? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी का विवाह कौंडिन्य गोत्रीय यशोदा से होता है। महावीर स्वामी के जीवन कृत्य एवं अन्य समकालिकों से उनके संबंधों का विवरण भगवती सूत्र में मिलता है। जृंभिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी केवलिन जिसे हम लोग विजेता कहते हैं, अहर्त योग्य तथा निग्रंथ बंधन रहित कहलाए। महावीर स्वामी की मृत्यु पावा में हुई थी। त्रिरत्न सम्यक दर्शन, साम्य चरित्र एवं साम्यक ज्ञान का संबंध जैन धर्म से है। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म में किया गया है। अनेकांतवाद जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। शैव और भागवत धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे। वासुदेव कृष्ण वृष्णि कुल से संबंधित थे। वासुदेव कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। कृष्ण विष्णु का तदात्मय नारायण से होने पर वैष्णव धर्म को 5 रत्न धर्म कहा जाने लगा। यूनानी लेखकों ने वासुदेव कृष्ण को हेराक्लीज कहा है। विष्णु के भविष्य में होने वाले अवतार की कल्पना कल की, जिसे हम लोग कली कहते हैं, के रूप में जानी गई। शैव धर्म की प्राचीनता प्रागैतिहासिक है। ऋग्वेद में शिव का नाम रुद्र था। वाजस्नेयी संहिता के रुद्र को समस्त लोगों का स्वामी कहा गया। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम का आरंभ एवं अंत दोनों शिव की प्रशस्ति से किया है। आगे देखते हैं दोस्तों, वामन पुराण में शैव धर्म के 4 संप्रदाय, जिसे हम शैव, पाशुपत, कापालिक तथा कालामुख का उल्लेख मिलता है। शैव धर्म का प्राचीनतम संप्रदाय पाशुपात है। पाशुपात संप्रदाय की स्थापना लकुलिस ने की थी। शैव धर्म के उपासकों को नयनार कहा जाता था। भागवत धर्म में भक्ति के रूपों की संख्या 9 है। भागवत धर्म में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में के कुछ राजनीतिक दशाएं। पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन था। उदयन ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया और मगध साम्राज्य का उदय 6वीं ईस्वी शताब्दी में हुआ था। 16 महाजनपदों का उल्लेख हमारे
अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होता है। मगध की राजधानी प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज थी, जो कि वर्तमान राजगृह थी बनी। ईरानी आक्रमण। भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता ईरानी शासक दारा प्रथम को प्राप्त हुई। टेसियस जो था हमारा वो ईरानी का एक राजदूत टेसियस था। खरोष्टी एवं अरामेइक लिपि का पश्चिमी भारत में प्रचार ईरानी संपर्क का परिणाम था। यूनानी आक्रमण हमने देखा। ईरानी आक्रमण किसका था? दारा प्रथम का। और यूनानी आक्रमण सिकंदर का, जो कि ये सिकंदर का समकालीन महाराजा घनंद था। और सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। और सिकंदर महान का शिक्षक अरस्तु था। और दोस्तों ये युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था 326 ईसा पूर्व में। मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। यूनानिकी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोटस एवं एंड्रोकोटस नाम का प्रयोग किया। सेंड्रोकोटस नाम किसने दिया था? यूनानिकी लेखकों ने। प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया प्रथम भारतीय साम्राज्य जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। मौर्यकालीन प्रांत एवं उनकी राजधानियां। उत्तरापथ प्रांत, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणापथ सुवर्णगिरी इसकी राजधानी थी। कलिंग तोसली थी राजधानी। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी थी। प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौटिल्य, जिसे चाणक्य कहा जाता था। चाणक्य बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते थे। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी, कौटिल्य ने की थी, विष्णुगुप्त ने की थी, कुछ भी बुला सकते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल लकड़ी से निर्मित था। सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत के रूप में आया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। अशोक द्वारा निर्मित शिलालेखों की भाषा प्राकृत थी। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक का उसके शिलालेखों में सामान्यतः प्रियदर्शी नाम से प्राप्त होता है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन इंडिका, जो कि मेगस्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक से प्राप्त होता है। मौर्य काल में सीता का तात्पर्य राजकीय भूमि से प्राप्त आय था। मौर्य काल में राजस्व इकट्ठा करने वाले अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता था। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। मौर्योत्तर काल। शुंग और कण्व वंश। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग सम्राट बनने से पूर्व अंतिम मौर्य सम्राट बृहत का सेनापति था। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। कालिदास के मालविकाग्निमित्रम से शुंगकालीन राजनैतिक गतिविधियों का ज्ञान प्राप्त होता है। अयोध्या प्लेग से पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने का साक्ष्य मिलता है। पुष्यमित्र शुंग ने सेनानी उपाधि धारण की थी। आगे देखते हैं। पुष्यमित्र के शासनकाल में अग्निमित्र विदिशा का उपराजा था। पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का घोर शत्रु तथा स्तूपों और विहारों का विनाशक कहा जाता है। जो मुझे एक भिक्षु का सिर देगा उसे मैं 100 दिनारे दूंगा। ये दिव्यवादन के अनुसार पुष्यमित्र शुंग की यह घोषणा करता था। शुंग वंश का 10वां एवं अंतिम शासक देवभूति था। देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने
वासुदेव देवभूति का आमत्य था और कण्व राजवंश की स्थापना की थी। कर्ण वंश का अंतिम संस्थापक या अंतिम शासक सुशर्मा था और उच्च वर्ण के पुरुष एवं निम्न वर्ण की कन्या के विवाह को अनुलोम विवाह कहा जाता था। शुंग काल में सांची स्तूप की वेदिका को पत्थर से बनाया गया था। भारहुत में विशाल स्तूप का निर्माण शुंग काल में हुआ था। प्रमुख भारतीय दर्शन एवं उनके संस्थापक। न्याय दर्शन के संस्थापक महर्षि गौतम थे। सांख्य दर्शन के संस्थापक महर्षि कपिल थे। मीमांसा दर्शन के संस्थापक महर्षि जैमिनी थे। योग दर्शन के संस्थापक महर्षि पतंजलि थे। वैशेषिक दर्शन के संस्थापक महर्षि कणाद थे। सातवाहन वंश एवं चेदी वंश। सातवाहनों को आंध्र भृत्य आंध्र जातीय कहा गया। सातवाहन वंश का संस्थापक सिंधुक सिमुक या सिप्रक था। यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर जलपोत चिन्ह उत्कीर्ण है। पश्चिमी तट पर स्थित बड़ौच बंदरगाह को यूनानी लेखकों के द्वारा बोरी गाजा कहा गया था। सतकर्णी प्रथम ने दक्षिणा पथपति तथा अप्रतिहत चक्र उपाधियां धारण की थी। सतकर्णी प्रथम ने प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाया। हाल ने प्राकृत भाषा के मुक्तक काव्य ग्रंथ गाथा सप्तशती की रचना की। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने कार्ले के भिक्षु संघ को करजक नामक ग्राम दान में दिया। गौतमी पुत्र सतकर्णी को वेदों का आश्रय, जिसे हम लोग आगमान निलय तथा अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया। सातवाहन का महान शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी को माना जाता है। खारवेल का इतिहास का एकमात्र जानने का स्रोत जो है वो हाथी गुम्फा के अभिलेख से जाना जाता है। अब हम प्रमुख राजवंश तथा उसकी राजधानी और संस्थापक देखेंगे। हर्यक वंश, इसका संस्थापक था बिंबिसार और राजधानी थी राजगृह। मौर्य वंश, इसका संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य और राजधानी थी पाटलिपुत्र। शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग, इसका संस्थापक था और राजधानी थी पाटलिपुत्र। सातवाहन वंश, इसका संस्थापक था सिमुक और राजधानी थी प्रतिष्ठान। गुप्त वंश, इसका संस्थापक था श्रीगुप्त और राजधानी थी पाटलिपुत्र। वर्धन वंश, पुष्यमित्र शुंग, इसका संस्थापक था और राजधानी थानेश्वर थी। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था और राजधानी थी कन्नौज। पल्लव वंश, इसका संस्थापक था सिंह विष्णु और राजधानी थी कांचीपुरम। चालुक्य वंश, इसका संस्थापक था जय सिंह प्रथम और राजधानी थी वातापी। राष्ट्रकूट वंश, दंदीदुर्ग, इसका संस्थापक था, राजधानी थी मान्यखेट। हिंद यवन आक्रमण। बैक्ट्रिया के स्वतंत्र यूनानी राज्य का संस्थापक डायोडोटस था। डेमोट्रियस प्रथम ने भारत पर साकल को अपनी राजधानी बनाया था। सर्वाधिक प्रसिद्ध हिंद वंशासक मिनांडर था। मिनांडन की राजधानी साकल सियालकोट थी। गार्गी संहिता में कहा गया कि ज्योतिष के क्षेत्र में भारत यूनान का ऋणी है। नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला भारतीयों ने यूनानियों से सीखी। मिनांडर को भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। हिंद यवनों ने भारत में आकृति युक्त सिक्कों का सर्वप्रथम प्रचलन किया था। हिंद यवनों को भारत में सर्वप्रथम लेखयुक्त सिक्के जारी करने का श्रेय प्राप्त होता है। भारत का प्रथम शक विजेता मेउस था। कुषाण राजवंश। कुषाण यूची जाति के थे। कुजुल कड़फिसेस ने केवल तांबे के सिक्के जारी किए थे। विम कड़फिसेस ने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ किया था। विक्रम एवं शक संवत 135 वर्ष अंतर है, जिसमें से
57 ईसा पूर्व प्लस 78 ईसा पूर्व का माना गया है। राजतरंगिणी से ज्ञात होता है कि कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना की थी। महाराजाधिराज देव पुत्र की उपाधि कनिष्क ने धारण की थी। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। पार्श्वनाथ, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन एवं चरक जैसे विद्वानों को कनिष्क का संरक्षण प्राप्त था। कनिष्क के काल में महायान बौद्ध धर्म का अत्यधिक प्रचार हुआ। कनिष्क के राज्य की 2 राजधानियां पुरुषपुर जिसे पेशावर तथा मथुरा थी। प्रथम बार एक अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना करने का श्रेय कनिष्क को प्राप्त है। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग कनिष्क ने प्रारंभ करवाया था। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। अब हम कुछ देखेंगे भारतीय विद्वान एवं उनके संरक्षक। कवि या विद्वान, संरक्षक या शासक। हरिसेन जो था ये समुद्रगुप्त का संरक्षक था। कौटिल्य ये चंद्रगुप्त के संरक्षक थे। अश्वघोष ये कनिष्क के संरक्षक थे। नागार्जुन ये कनिष्क के संरक्षक थे। चरक जो थे ये भी कनिष्क के संरक्षक थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के संरक्षक थे। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के संरक्षक थे। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के संरक्षक थे। अब संगम युग। सुदूर दक्षिण में नवपाषाण युगीन संस्कृति के बाद जिस संस्कृति का प्रारंभ हुआ उसे महापाषाण युगीन संस्कृति कहा जाता है। महापाषाण युगीन संस्कृति के लोग काले एवं लाल रंग के मृदभांड प्रयोग करते थे। संगम शब्द से आशय परिषद या गोष्ठी से है। प्रथम संगद का आयोजन मदुरई में किया गया था। अगस्त ऋषि ने प्रथम संगम की अध्यक्षता की थी और द्वितीय संगम के अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे। तृतीय संगम की स्थापना उत्तरी मदुरा में हुई थी। तृतीय संगम के अध्यक्ष नक्कीकर थे। कुरल जिसे मुप्पाल भी कहा जाता है उसकी रचना तिरुवल्लुवर ने की थी। कुरल को तमिल साहित्य का बाइबिल तथा लघुवेद माना जाता है। सिलप्पाधिकारम, मणिमेकलय तथा जीवक चिंतामणि प्रसिद्ध महाकाव्य है। इलंगो अदिगल ने शिल्पाधिकारम, जिसे नुपुर की कहानी कहा जाता है, इसकी रचना की थी। शिल्पाधिकारम को तमिल काव्य का इलियड माना जाता है। चेल, चेर एवं पांड्य राज्य के राजकीय चिन्ह क्रमशः बाघ, धनुष एवं मछली थे। चोलों की प्राचीनतम राजधानी उत्तरी जिसे मनलूर कहा जाता है, उत्तरी मनलूर थी। करिकाल ने कावेरी नदी के मुहाने पर पुहार नामक बंदरगाह की स्थापना की थी। तमिल राज्य का प्राचीन देवता मुरुगन था। दक्षिण भारतीय मान्यता अनुसार मुरुगन का प्रतीक कुक्कुट जिसे मुर्गा कहा जाता है। कुषाणों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। सोने का सिक्का सर्वप्रथम कुषाण शासक विम कडफिसेस ने जारी किया। शक संवत 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया गया था। अश्वघोष कनिष्क का समकालीन था। गंधार शैली कला के लिए कुषाणों के समय में सर्वाधिक विकसित हुई। गंधार कला भारतीय और यूनानी कला का सम्मिश्रण है। गुप्त वंश के शासन की अवधि 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक है। प्रवर सेन ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। कन्नौज का पुराना नाम महोदया नगर था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम देवगुप्त भी था।
इलाहाबाद का स्तंभ लेख प्रयाग प्रशस्ति जिसे जाना कहा जाता है, ये समुद्रगुप्त से संबंध है। हूणों का आक्रमण गुप्त शासकों के समय में हुआ था। स्तंभगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। मेहरौली का लौह स्तंभ चंद्र नामक शासक जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय रजत मुद्रा जो कि चांदी के सिक्के, रजत मुद्रा को चांदी का सिक्का कहा जाता था, जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। गुप्तकालीन आचार्य सुश्रुत अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है। नवरत्न गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। प्राचीन भारत में गुप्त वंश का शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। एक मिनट। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को रुपयक कहते थे। हर्षेण समुद्रगुप्त का राजकवि था। हर्षेण कौन था? तो समुद्रगुप्त का राजकवि था। गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। आर्यभट्ट गुप्त काल के महान खगोलविद एवं गणितज्ञ थे। फाह्यान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक जातक के हैं। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु बौद्ध धर्म से संबंधित है। हर्षचरित नामक पुस्तक बाणभट्ट ने लिखी थी। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। वेहनसांग सम्राट हर्ष के समय में भारत आया था। वेहनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नालंदा बिहार में स्थित है। गुप्तोत्तर भारत। वर्धन राजवंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत हर्षचरित्र है। कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। हर्षवर्धन ने बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से अपनी बहन राजश्री को सती होने से बचाया था। हर्ष ने थानेश्वर से अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित की थी। वेनसांग ने हर्ष को पंच भारत को स्वामी बताया था। पंच भारत से तात्पर्य है पंजाब, गौड़, कन्नौज, मिथिला और उड़ीसा। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच एक युद्ध होता है जो कि नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। गौड़ शासक शशांक ने बोधगया के बोधि वृक्ष को कटवाकर गंगा में फिकवा दिया था। भास्कर वर्मा कामरूप जो कि असम में है उसका शासक था। महायान बौद्ध धर्म की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों की एक विशाल सभा कन्नौज में आयोजित की थी। प्रयाग के संगम क्षेत्र में हर्ष प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित करता था। प्रयाग में छठे समारोह में ह्वेनसांग भी उपस्थित था। ह्वेनसांग ने मूल स्थानपुर में सूर्य मंदिर का उल्लेख किया है। जयदेव ने हर्ष को भास, कालिदास, बाण, मयूर आदि कवियों की समकक्षता में रखते हुए उसे कविता कामनी का साक्षात हर्ष कहा है। चीनी यात्री ह्वेनसांग अपने भारत प्रवास के दौरान 2 बार नालंदा गया। ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत सियूकी है। उत्तर गुप्त युग की प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा था। धर्मपालों ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। राजा भोज ने भोपाल शहर की स्थापना की थी। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। वर्धन वंश का प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी।
विक्रमशिला, भागलपुर एवं सोमपुरी पहाड़पुर महावीरों की स्थापना का श्रेय धर्मपाल को है। धर्मपाल की राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान हरिभद्र निवास करता था। बल्ला सेन ने समस्त बंगाल एवं बिहार के ऊपर अपना अधिकार करके गौड़ेश्वर उपाधि धारण की। बल्ला सेन ने निशंक शंकर की उपाधि धारण की थी। बल्ला सेन ने दान सागर नामक ग्रंथ की रचना की थी। लक्ष्मण सेन ने पूरी काशी तथा प्रयाग में विजय स्तंभ स्थापित किए थे। तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन शासक लक्ष्मण सेन था। सेन शासकों की राजधानी नदियां थीं। गीत गोविंद जयदेव की रचना है। जयदेव धोई एवं हला युद्ध को लक्ष्मण सेन का संरक्षण था। नागानंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली हर्षवर्धन की कृतियां हैं। महाभास्कर एवं लघु भास्कर प्रथम की कृतियां हैं। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की थी और याज्ञवल्क्य के स्मृति के प्रमुख टीकाकार विज्ञानेश्वर एवं अपार्क थे। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की रचना है। ऐतिहासिक इमारतें एवं मंदिर, इमारतें और एक तरफ स्थिति दी गई है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं ये हमारे औरंगाबाद में जो कि महाराष्ट्र में है। शांति निकेतन वीरभूमि पश्चिम बंगाल में है। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र मुंबई में है। महाबलीपुरम ये मल्लपुरम कांचीपुरम में है जो कि तमिलनाडु में है। सांची का स्तूप रायसेन जो कि मध्य प्रदेश में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। सूर्य मंदिर काला पैगोडा भी कहा जाता है, ये कोणार्क का है जो कि उड़ीसा में है। दक्षिणेश्वर मंदिर जिसे काली मंदिर भी कहा जाता है, ये कोलकाता के पश्चिम बंगाल में है। सोमनाथ मंदिर गिर सोमनाथ में है जो कि गुजरात में है। कैलाश मंदिर एलोरा में है जो कि महाराष्ट्र में है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर मंदिर ये भी महाराष्ट्र में है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है जो कि राजस्थान में है। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर जो कि राजस्थान में है। होयसलेश्वर मंदिर हेलोबिड जो कि कर्नाटक में है। तट मंदिर महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में है। नटराज मंदिर ये चिदम्बरम में है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति जो कि आंध्र प्रदेश में है। जगन्नाथ मंदिर पुरी जो कि उड़ीसा में है। वैष्णो देवी मंदिर ये जम्मू कश्मीर में है। खजुराहो मंदिर छतरपुर में है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके एक बार जरूर बता दीजिएगा। आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। एलिफेंटा की गुफाएं जो कि बंबई के पास समुद्र में स्थित हैं, मुख्यतः इसे शैव धर्म से संबंधित है। एलिफेंटा के शैल को काटकर मंदिर बनाने का श्रेय राष्ट्रकूट शासकों को दिया जाता है। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ एलोरा में विद्यमान हैं। आगे है अजंता तथा एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कंबोडिया में स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। अब दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं। दक्षिण भारत में चोलों की राजधानी तंजौर थी। ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता चोल प्रशासन की विशेषता थी। नटराज की मूर्ति का निर्माण चोल काल में हुआ था। महाबलीपुरम का रथ मंदिर पल्लवों द्वारा निर्मित कराया गया था। लंका पर विजय चोल शासकों ने प्राप्त की थी। तोल्काप्पियम ग्रंथ व्याकरण और काव्य से संबंधित है। रोमन बस्ती
अरिकामेडु से प्राप्त हुई है। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलकम का युद्ध चोलों तथा राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। अब हम लोग देखेंगे प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त थे। 10 कुमार चरित के लेखक दांडिन या दांडी थे। कुमार संभवम की रचना कालिदास ने की थी। राजतरंगिणी का लेखक कलहड़ था। राजतरंगिणी ने कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा को माना जाता है। भास्कराचार्य बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। मनुस्मृति मूलतः समाज व्यवस्था से संबंधित थी। मनु को भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। पूर्व मध्यकाल। पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वी चौहान के नाम से प्रसिद्ध था। अल्लाउद्दीन महोबा जो कि चंदेल शासक था, परमारदिदेव के सेना नायक थे। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई थे। पृथ्वीराज विजय के लेखक जय नायक थे। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में बिहार राज्य के भागलपुर में विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर महेंद्रपाल के दरबार से संबंधित था। मध्यकालीन भारत। दोस्तों, मध्यकालीन भारत को हम अगली वीडियो में पढ़ने का काम करेंगे। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।